सोचा कि हम नहा लेंगे, हुक्मरानों की ऐसी आदत है खुद ब खुद पीठ थपथपा लेंगे। हुक्मरानों की ऐसी आदत है खुद ब खुद पीठ थपथपा लेंगे। और अंतिम शेर है कि फिक्र हमको नहीं है खोने का। हमारे पास है ही क्या? फिक्र हमको नहीं है खोने का, राज उम्मीद है कि पालेंगे। राज उम्मीद है कि पालेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सभ्य शब्दों में आज की स्थिति का वर्णन करते हुए ऋतुराज जी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह कार्यक्रम 2 सत्र में चलना है, बीच में मध्याह्न भी होना है, तो अब मैं सीधे अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा इस सवाल के साथ कि मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है बार बार कि देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, और लगभग 20 से 21 साल बाद शिक्षा के सुधार के लिए एक कमीशन का गठन हुआ 1968 में। यानी हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने 20 साल बाद सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ किया जाए। कोठारी आयोग का गठन हुआ और कोठारी आयोग 1968 में गठन हुआ। कोठारी आयोग ने एक फैसला दिया कि जैसा नरेश सहनी जी ने उसको धृत भी किया है कि अपने देश सकल घरेलू उत्पाद का 6% कम से कम 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, तब भारत भी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लेकिन लगभग 47 से आज तक कोई भी सरकार, किसी एक सरकार को आप क्या दोष देंगे? कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या संयुक्त मोर्चा की सरकार रही हो या आज भाजपा की सरकार है, किसी सरकार ने 6% खर्च करने की जहमत नहीं उठाई अब तक। और सबसे खराब स्थिति वर्तमान वाली सरकार की है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने खर्च किया तो वो संयुक्त मोर्चा की सरकार 3.9% तक उसने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया, और इनका घट के तो 2.9 पर आ गया है। बात तो ये कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, तो ये सामने है, सच यही है। और दूसरी बात ये है कि आजादी की बात से, या हम यूं कहें कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कोई राज्य सबसे अव्वल है, सबसे शीर्ष पर है, तो वह केरला है। हमारे पिताजी के जमाने में भी वो टॉप पर था, हमारे जमाने में भी टॉप पर रहा है, और मेरे बच्चों के जमाने में भी वो टॉप पर है। वहाँ 100% साक्षरता है, शिक्षित लोग हैं। तो आखिर केरल में कौन सी शिक्षा नीति है जहां के लोग 100% शिक्षित है, और बाकी केरल के छोड़ के सारे इलाके, देश के सारे इलाके में वो शिक्षा की स्थिति नहीं है। खासकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह की स्थिति और खराब। तो आगे कौन सा यहाँ तो बार उनके ज्ञान का, उनके विचारों का, तो हरिनारायण ठाकुर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए एक बार जोरदार ताली मिल जाए। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अनिल प्रकाश जी, सम्मानित मंच,
सभागार में बैठे सुधी श्रोता विद्वजन और मीडिया के प्रेस और मीडिया के यह से सब डिस्क्रिमिनेशन से ही शुरू हुआ, लिंग भेद से। मित्रों, विगत 20-30 वर्षों में देश और दुनिया जिस तेजी से बदली है, यह बदलाव, यह परिवर्तन आज तक जब से मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता के इतिहास में यह ऐसा परिवर्तन कभी नहीं आया था। दुनिया रोज रोज बदल रही है और एक आदमी जब तक जीवित रहता है, पहले पीढ़ियां हम गिनते थे, आज एक आदमी में औसतन 20 पीढ़ियां गुजर जाती है। यह परिवर्तन विगत 30-40 वर्षों का, 1990 के बाद का ये परिवर्तन। अगर हम देश में बात करें, स्त्री शिक्षा की बात होगी तो भी भारत आगे रह रहा है ग्लोबली। सबसे पहले इंग्लैंड से पहले भी यहाँ भारत में ही वोट का अधिकार स्त्रियों को मिल चुका था, पश्चिमी दुनिया से पहले। भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें स्त्रियों में जितना परिवर्तन हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग की स्त्रियां हो, बच्ची हो, उतना परिवर्तन पुरुषों में नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी क्रांति है। आप गांव घर की जो निरक्षर महिलाएं हैं उसके परिवर्तन को भी गौर कर ले। आईटी परिवर्तन के साथ, सूचना और प्रौद्योगिकी की सूचना क्रांति के साथ ये घर घर गांव हमारे बाथरूम तक पहुंच चुका है। टीवी, रेडियो नहीं, टीवी तो घर घर है। और इस तरह से यह जो चेतना है उसको मैं सलाम करता हूँ। बिहार में साइकिल क्रांति ने लड़कियों में एक नई चेतना पैदा की। गांव घर में क्या, शहरों में भी लड़कियों का साइकिल चलाना आज से 20-30 साल पहले एक अजूबा था, हास्य जंग मजाक का ये विषय। भाईचारा में कोई पैसा नहीं लगता है, हम कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, ले सकते हैं। यही समानता है, यही आंदोलन है, यही क्रांति, जो भी क्रांतियां हैं इसी लक्ष्य पर पहुंचने की क्रांति है। कोई धन दौलत और उस तरह चाहे फूले पेरियार वगैरह से सारे आंदोलन को आप देख ले। बाबा साहब का आंदोलन, बाबा साहब बोलने जब यहाँ साइमन कमीशन में जो घूमते थे, कहीं भी जाते थे तो ट्रेन में एक डिब्बा बुक करके रखते थे, उससे उतरते नहीं थे, खाना किसी के घर खाने नहीं जाते थे। या राउंड टेबल में या जो व्यवस्था थी उस समय, उसमें भी बैठकर नहीं खाते थे। इसलिए नहीं खाते थे कि उनके लिए थाली अलग होती थी और वो बाद में सब चीज हटा दिया जाता था। ट्रेन में ही सोते थे, जहाँ जाते वहाँ बिछावन इनका अलग होता, घर अलग होता। तो वो भेदभाव कम से कम, जातियाँ नहीं टूटी तो दूरियाँ तो कम हुई है कम से कम। इसको इस रूप में हम केवल समस्या ही गिनाते रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। अब ये जो आप कह रहे हैं हमारी मूलभूत समस्या क्या है? समस्या आज रोटी नहीं है। रोटी सबसे मूलभूत जो जड़ की समस्या आप कह रहे हैं कि आवश्यकता रोटी है, रोटी नहीं। अगर रोटी समस्या फैला दिया गया, आज अब देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है कि हम ये जो हिंदू मुस्लिम फलाने जो भेदभाव है, खास करके इसी नैरेटिव को आज गांव घर में जहर की तरफ फैल चुका है। यह कौन सा, हम यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद चाहते हैं और ये बहुत दुखद हुआ है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है या पाकिस्तान में कभी हुए थे, होते रहे, तो हम माने इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन आपका ये हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ आप चाह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश हो और हम हिंदू राष्ट्र बन जाएं। हम इस तरह के भेदभाव में जिए।
अरे आप जब ऐसा करेंगे तो वहाँ प्रतिक्रिया होगी। बांग्लादेश शुरू से ही हमारा मित्र देश रहा है। जब से बना भारत में ही कोई श्रेय जाता है बांग्लादेश बनाने का, लेकिन यह हमारा सबसे बड़ा मित्र देश। जब हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो सबसे ज़्यादा दुनिया में मुस्लिम देशों में बहुत सारे मंदिरों को बर्बाद ध्वस्त किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर का नाश, सबसे ज़्यादा मंदिर जलाए गए, तोड़े गए बांग्लादेश में। तो ये हमारी जो विचारधारा है, हमारी सोच है, इसको ये एक बच्चा जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के दिनों में मिलते तक जो नैरेटिव गढ़ा गया था हिंदू मुसलमान का, खुलेगा पूरा प्रस्ताव पढ़ लीजिएगा और लोगों का भी है। तो हंटर कमीशन से शुरू होकर कितने कमीशन बीच में कोठारी से पहले इसमें कंपनी और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कमीशन बने। नियम है वेतन आयोग सरकारी सिस्टम में और शिक्षा कमीशन, चूँकि समय और समाज के साथ साथ शिक्षा भी बदलती रहती है, इसलिए इसका आयोग बनाए जाते हैं। 10-15 वर्षों के तो भारत का मिनी पागल खाना कहा था। वहाँ इतनी कुरीतियाँ थी और इस ढंग से पिछड़ा हुआ राज्य था, वो कहने लायक नहीं था कि क्या क्या वहाँ होता था। तो विवेकानंद कुमार आसन वगैरह ये सबको वहाँ स्थापित कर दिए, मिशन चलाए और मिशनरी लेवल पे क्रिश्चियन मेथड से पढ़ाई इतनी अच्छी हुई कि सब शिक्षित हो गया। 100% शिक्षा वहाँ पर आ गई। विवेकानंद को इस देश का दुर्भाग्य है, लोग संत और वेदांत दर्शन के गुरु कह करके उनको ये संत के रूप में टाइप कर चुके हैं। विवेकानंद कितने बड़े सुधारक थे और चिंतक थे, इस पर विचार नहीं किया गया। वो शूद्रों के बीच ही रहते थे और भारत में, दुनिया में उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन इसलिए कि भारत को उस समय अंग्रेज के ज़माने में बहुत खराब दृष्टि से दुनिया देखती थी, हिंदुओं को खासकर। और भारत में आकर हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं, हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। भारत में विवेकानंद ने अपने किसी भी भाषण में नहीं कहा कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। उन्होंने हर भाषण में कहा हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। इसलिए कहा कि कास्ट को भी शूद्र की श्रेणी में शास्त्र ने रखा था, और कास्ट हो चाहे कोई भी, राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी हो, जाति के आधार पर उनका व्यवहार यहाँ किया गया और उनको भी प्रायश्चित एक तरह से करनी पड़ी। विवेकानंद को जो हाइपरटेंशन हुआ, बहुत कम उम्र में मरे, उनको बहुत इस जातिगत दृष्टि से बंगाल में वहाँ से लौटने के बाद पकड़ना, उन्होंने प्रायश्चित तो नहीं किया, गोबर माटी फलना चिल्ला जो खाना था, लेकिन विवेकानंद इतने प्रोग्रेसिव थे, इन्होंने कहा, एक कहानी है, एक कहानी क्या सच्चाई है कि भारत में 550 से भी अधिक है। इतने कम समय में 550 से अधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी 457 है राज्यों में और 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जोड़ लीजिए कितना, 450-500 भी नहीं होता है। तो इतनी तेजी से मल्टीनेशनल कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी भारत में बढ़े हैं, हजारों कॉलेजेस हैं उनके अलग, इसके केवल यूनिवर्सिटी की बात है। अब लड़कियों का हाल जो प्राइवेट स्कूलों में है वो 50-50 वहाँ भी है, कम नहीं है। लड़के लड़कियों का अनुपात 50-50 है। आप गांव के स्कूल में एक कारण हो सकता है कि लोग लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो ये हाल है। अब वहाँ पढ़ाते कौन हैं? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हीं 1 करोड़ लोग प्रतिवर्ष सरकारी सिस्टम से रिटायर होते थे। आज अब तो नौकरी है ही नहीं 14 के बाद,
1 करोड़ रिटायर होते थे। जो लोग हम लोगों की उम्र के हैं जानते होंगे कि अखबारों में लाखों में वैकेंसी है कर्मचारी के लिए, कर्मचारी सेवा आयोग की निकलती, और 1 करोड़ बहाली रोज हर साल नई बहाली होती थी। अब प्लस पोस्ट सृजन होता था कुछ, तो सब मिला जुला करके कुछ आउटसोर्सिंग करके 2 करोड़ तो आराम से मैंने कर सकते थे वो। लेकिन जब देश विदेश में घूमना मोदी जी ने शुरू किया, कहा कि अरे सरकारी नौकरी तो है ही नहीं कहीं पर, सब में स्टार्टअप है, अमेरिका इंग्लैंड सब में स्टार्टअप है, वो बिल्कुल गेट्स तक वहाँ पहुँच गए। और तब मूड बदला है, यहाँ स्टार्टअप शुरू कर दिया तो पूरी तरह फेलियोर है। कितना इसमें कितने युवकों ने तो आत्महत्या कर ली है कि कर्जा चढ़ गया, पढ़ाई नहीं होती। आप पूरी अमेरिका इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ के यूनिवर्सिटी में देखिए जाइए, मैट्रिक तक तो लड़के रेगुलर पढ़ते हैं। वहाँ कौन लड़के जाते हैं? यूनिवर्सिटी में सब काम करते हुए लड़के पढ़ते हैं। 20 यूनिवर्सिटी के लड़कों की उम्र क्या है? उनकी आयु सीमा 16 से 14, 15, 16 से 25 तक है, और जीवन का सबसे क्रीम टाइम यही होता है, सबसे एनर्जेटिक। ये 16 से 25 साल तक की जो उम्र है, इसी में आदमी जो चाहे कर सकता है, इतना उत्साह होता है। तो इसमें अर्न करने का। नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 11 अगस्त 2024 है। अभी मैं मुजफ्फरपुर ज़िला में कच्ची पक्की विश्व विभूति पुस्तकालय के सभागार से बोल रहा हूं। इसमें जिला के बुद्धिजीवी, युवा, छात्र और पूर्व प्राचार्य, शिक्षक और विद्वान गण इस सभा में उपस्थित हैं। इस सेमिनार का नाम है लुटेरी देसी विदेशी कंपनियां और शिक्षा रोजगार से बेदखल होते युवा पर आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। बिहार शोध संवाद मुजफ्फरपुर के तरफ से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर पूर्व प्राचार्य हरि नारायण ठाकुर जी, और सभा के संयोजक हैं विद्वान समाजवादी और लोगों के बीच उपस्थित रहने वाले अनिल प्रकाश जी, गंगा मुक्ति आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता अनिल प्रकाश जी यहाँ पर मंचासीन हैं। नरेश कुमार साहनी जी सभा के संचालन कर रहे हैं। बैजू कुमार जी सभा में उपस्थित हैं। आपको बता दें राकेश कुमार जी, पटेल साहब और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और बड़े संख्या में बहुत ही अच्छी बातें युवाओं के लिए रोजगार पर और देश की कल्चरल सांस्कृतिक चीज़ों को कैसे बदला जा रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। तो इस प्रकार से इस RSR लाइव पर हमारे इस वीडियो को आप देखें और आप युवाओं तक इसे शेयर करके आगे बढ़ाएं और अपना कमेंट दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष।